Assalamualaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. So in today's video we are going to discuss how you guys can study bio. Bio is kind of subject जो थोड़ा सा ऐसा है कि ना आपको उसके अंदर कॉन्सेप्ट मेकिंग इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट में आप बायो को किस तरह से टैकल कर सकते हो, किस तरह से पढ़ सकते हो, और पेपर में बायो के किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट जिसका वेटेज एज कम्पेयर टू पूरे एमडी कैट के स्कोर से सबसे ज़्यादा होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट जो आपसे कहते हैं ना कोर सब्जेक्ट, तो बायो शुड बी दैट सब्जेक्ट. बाकी सबके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं फेवरेट, किसी का केमिस्ट्री होता है, किसी का बायो होता है, किसी का फिजिक्स होता है. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजी कि आप एमडीकेट के लिए बायो किस तरह से पढ़ सकते हो, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, किस तरह से बायो में जो है वो आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो. या बायो जो है ना वो हमारे एमडीकेट में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है. तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे पास 3 लेवल्स के होते हैं. एक होता है हार्ड लेवल, एक मीडियम लेवल, एक नॉर्मल. जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो हार्डली 10% होते हैं. जो मीडियम के लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो 30% होते हैं. जो बाकी रिमेनिंग होता है वो हमारे पास ईजी का लेवल होता है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ईजी के लेवल वाले क्वेश्चंस भी गलत करते हैं. इवन आई वॉज वन ऑफ देम एज वेल. मैंने अपनी फर्स्ट टाइम आई स्टिल रिमेंबर कि बायो के मैंने ऐसे ऐसे एमसीक्यूज गलत किया ना कि मैं अगर सोचूं तो आई वाज लाइक व्हाई. एक क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन, डीएनए का हमें पता होता है कि स्टैंड फॉर क्या होता है, डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड का वर्ड आता है डीएनए के अंदर. क्वेश्चन ये था कि डीएनए इज अ न्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड. आई नो द एब्रिविएशन, बट बंदा इतना स्ट्रेस में होता है कि यू कैन नॉट इवन थॉट कि वो इजी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल बन जाता है. यानी आपको पता है डीएनए इज अ डाइन्यूक्लियोटाइड, आप उसका एब्रिविएशन से पता कर सकते हो. बट मैं उस टाइम पे ये सोची थी यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था कि डीएनए क्या है, मोनो है, डाई है या फिर ट्राई है, क्या होगा, कैसा न्यूक्लियोटाइड है, ट्राई नॉट पॉली. ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी छोटी, इतनी माइनर मिस्टेक, ये ईजी में आपके पास इंक्लूड होता है. तो इतनी छोटी मिस्टेक्स जो है ना आपके अंदर बायो में आप कर रहे होते हो. मैं इट सेल्फ आई वॉज स्टूडेंट, मेरे फर्स्ट टाइम में मैंने मिस्टेक की थी. मैं अभी तक नहीं भूल पाती कि मैं ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकती हूँ. मतलब इतनी सीरियस मिस्टेक, दिस इज वन ऑफ द सीरियस मिस्टेक दैट आई डिड लाइक इन माई टाइम. तो वो चीज़ मैं अभी तक नहीं भूल पाती हूँ. और एज एन एग्जाम्पल मैं दूसरों को भी समझाती हूँ कि देखो ऐसा भी होता है. आप उस टाइम जिस सिचुएशन में बैठे हो तो यू डोंट नो अबाउट दिस. ठीक है, तो जैसे पता है कामिंग सिचुएशन तो होती नहीं है वो. तो सबसे पहले अगर हम बायो को देखते हैं ना तो हम बायो के अंदर किस तरह से पढ़ सकते हैं. एज यू गाइस नो सिलेबस अभी तक हमारे पास नहीं है. हमारे पास वी डोंट नो अबाउट द बायो सिलेबस, बट वी हैव बुक. एटलीस्ट वी हैव सिंध बोर्ड बुक, वी हैव पंजाब बोर्ड बुक्स, वी हैव डिफरेंट बुक्स फॉर बायो. तो मेन थिंग जो बायो में बेस करती है इट्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर ओन बुक. क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अपनी खुद की बुक पढ़ी है, खुद की बुक से पेपर दिया है. तो कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर ओन बुक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपनी किताबों को उठाओ, अपनी किताबों से कॉन्सेप्ट लो. फॉर एग्जाम्पल बायो अगर आप सिंध बोर्ड से हो तो सिंध बोर्ड की बुक, बच्चे बहुत कहते हैं कि सिंध बोर्ड की बुक इज़ नॉट नाइस, इसके अंदर स्टफ नहीं है, इसके अंदर चीज़ें कम हैं, इसके अंदर ऐसे है वैसे. नो, आपकी बुक बहुत अच्छी है. इवन आप ओल्ड वर्जन उठाते हो, न्यू वर्जन उठाते हो, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लिखे हुए हैं. आप अगर पढ़ना चाहो, कॉन्सेप्ट बनाना चाहो तो आप अपनी सिंध से भी कॉन्सेप्ट बना सकते हो. ठीक है, मैंने अपने टाइम पे जब पेपर दिया था ना, मतलब जब ईयर मेरा एडमिशन हुआ है तो हमारा एग्जाम जो हुआ था वो प्रोविजनल लेवल पे नहीं, नेशनल पे हुआ था. ठीक है, तो जो चीज़ जिसने मुझे हेल्प की थी बायो में वो ये थी कि कॉन्सेप्ट फ्रॉम माय ओन बुक, फ्रॉम माय सिंध बोर्ड बुक. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आर लिटरली सेम इन एवरी बुक. तो कॉन्सेप्ट अपने फर्स्ट रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर कॉन्सेप्ट, कि आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर बनाने हैं, अपनी बुक से बनाने हैं. और कॉन्सेप्ट आपके 2 महीनों में नहीं बनते हैं. कॉन्सेप्ट आपको थ्रू आउट द 2 ईयर्स बन रहे होते हैं. फर्स्ट ईयर में बना होगा, सेकेंड ईयर में बना होगा, उसके बाद फिर आप दोबारा से एक बार रिवीजन करते हो, उसमें आपने अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए होंगे. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके 2 सालों में बिल्डअप होते हैं, 1 साल की चीज़ नहीं है. उसके बाद वंस यू आर डन मेकिंग योर कॉन्सेप्ट, अब आपको पता है कि कॉन्सेप्ट बना लिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ कहती हूँ कि यू हैव टू मेक बायो नोट्स. ठीक है, नोट्स समथिंग लाइक नोट्स नहीं है ओके, आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो यू कैन बोरो समवन एल्स नोट्स. ठीक है, आप किसी और के नोट्स ले लो, आप उससे जो है वो पढ़ो, उससे जो है वो चीज़ों को देखोगे कैसे करना है. अच्छा, देयर इज अनाउंसमेंट एज वेल, बैच डी की रजिस्ट्रेशन इज ओपन टिल 20 मार्च. यू गाइस कैन एनरोल योरसेल्फ इन इट. और 1 अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट होगा, तो आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हो. हमारे पास दिस सेशन इज बेसिकली लाइक 4 मंथ्स, अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ्स का सेशन है. बिकॉज एमडी कैट इज लाइक 5 मंथ्स, हो सकता है हार्डली 5 मंथ्स उसकी डेट रहती है. तो ये सेशन हमारा टिल योर एमडी कैट डेट है. 4000 इज द फीस फॉर द होल टाइम लाइक टिल योर एमडी कैट. और दिस सेशन इज अवर लास्ट सेशन, क्योंकि इसके बाद हमारा रिवीजन सेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो हमारे पास टाइम नहीं होगा कि किसी और सेशन को ऐड करने का या इनरोल करने का. 2 मंथ्स जो है ना हम लोग के लेक्चर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग लेक्चर्स लाइक हमारे जो है वो रिकॉर्डिंग के लेक्चर्स होते हैं. फिर 1 महीना हमारा प्रॉपर लाइव सेशन होगा. इट्स लाइक इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड मी एंड अदर मेडिकल स्टूडेंट. ठीक है, वो स्टूडेंट जो एमडी कैट दे चुके हैं, जो इटसेल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन होता है. आप उनसे पूछ सकते हो और वो आपको गाइड करते हैं कि पेपर में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, किस तरह से सब कुछ पढ़ना है. लाइक टोटली एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन इट. ठीक है, इसके बाद जब वंस यूर डन रिविजन सेशन देन यू हैव टू स्टार्ट लाइक इट्स लाइक अ टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हमारे पास टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं. सारे चैप्टर्स के टेस्ट होते हैं, बुक्स के टेस्ट होते हैं, लाइक बाय 1 बाय 2, केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2, लाइक फुल सीक्वेंस वाइज टेस्ट होते हैं.
और उसके बाद जो है वी आर आफ्टर डूइंग द टेस्ट वी विल स्टार्ट डूइंग टेस्ट के बाद फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाते हैं. फुल लेंथ इज लाइक इज टोटली बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ PMDC सिलेबस, और ये हमारे बिल्कुल MD कैट की डेट से कुछ टाइम पहले होते हैं. और फिर अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके चीज़ों को कर रहे होते हैं. तो प्रोसेस इज रियली वेरी सिंपल. दिस इज द नंबर यू हैव टू शेयर स्क्रीनशॉट ओनली, काइंडली ओनली स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट ओवर देयर, and I will add in a group after taking your information. We have two group, official and unofficial. Unofficial is basically a lecture group. ठीक है. ऑफिशियल ग्रुप के अंदर क्या होता है कि वी हैव लाइक नोटिफिकेशन गाइड और ये सारी चीज़ें आपके पास शेयर की जाती है. और जो लेक्चर ग्रुप होता है इसके अंदर रिकॉर्डिंग के लेक्चर्स हो गए, ठीक है, चैप्टर के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हो गए, एंड वी हैव टेस्ट के लेक्चर्स हो गए. जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है. ऑन द स्पॉट यू विल गेट योर रिजल्ट, और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि ऑन द स्पॉट यू विल गेट रिजल्ट. आपको पता चल जाएगा व्हाट विल बी योर रिजल्ट और व्हाट विल बी विच MCQs इज रॉन्ग, और बाय ईमेल भी आपको शेयर किया जाता है, ठीक है. तो दिस इज द प्रोसीजर, एंड 4000 इज फीस फॉर द होल दिस, और दिस इज द नंबर वे यू जस्ट हैव टू शेयर स्क्रीनशॉट. दिस इज माय पर्सनल नंबर, मैं खुद ही इसको लाइक डील करती हूँ. तो जस्ट शेयर स्क्रीनशॉट, क्योंकि इससे ज़्यादा आई कैन नॉट कोप अप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं ना, तो मुझे फिर मुश्किल हो जाती है. तो मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो स्टूडेंट होते हैं जो मेरे खुद के बैच के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है. तो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि बायो के अंदर आफ्टर मेकिंग कॉन्सेप्ट. देखो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना बायो का, नोट्स बनाओ. नोट्स नहीं बना रहे इट्स ओके, आप हाईलाइटर्स का यूज़ करो. मैंने हाईलाइटर का बहुत अच्छा यूज़ किया था अपने टाइम पे. हाईलाइटर मैंने बच्चों की बुक्स देखी हैं, लिटरली ऐसे ये किताबें हैं ना पूरी हाईलाइट हुई होती हैं. ऐसे नहीं पढ़ना है आपने, पूरी हाईलाइट नहीं करना. अपने हाईलाइटर्स लो 4-5, उनके ऊपर नाम लिखो. एक का नाम लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक का लिखो लेस इंपॉर्टेंट, और एक का नॉर्मली जो आप चाहते हो कि वो पॉइंट आप सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लो, तो उसको तो आप बॉल पेन से भी ऐसे करके कर सकते हो. मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है. तो ये दिस इज द गुड स्ट्रेटेजी जो मैंने अपने टाइम पे की है, और इट रियली हेल्प मी. फिर इस तरह से क्या होता है, आप बुक खोलते हो ना, तो आपको अगर आपने एक टाइम होता है लास्ट का महीना होता है, एक टाइम मैं टाइम टेबल बताऊंगी प्रॉपर 2 मंथ्स का. तो उसके अंदर एक टाइम होता है जो लास्ट का मंथ होता है. तो आप उसमें क्या करते हो कि वो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना, अपनी पूरी बुक खोलते हो और एक ही दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा पढ़ के साइड पे जाते हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज समथिंग दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है. तो मैं भी ऐसे करती हूँ और आप इसको फॉलो कर सकते हो. दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट आई डिड एट माई टाइम. और इससे ये होता है कि आपको नोट्स भी बनाने नहीं पड़ते, और मैं पर्सनली अपने भी नोट्स बना रही हूँ. तो आप जो है ना वो नोट्स भी आप उनसे लाइक आप उनको भी देख सकते हो, उनसे भी हेल्प ले सकते हो. और साइड बाय साइड कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने होमियोस्टेसिस का चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, सिलेबस कौन सा फॉलो करने से मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, यू हैव टू गो एंड वॉच दैट वीडियो. और इसके अलावा जो है सिलेबस के अलावा जो बात करते हैं हम कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, यू हैव टू स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, यू नो व्हाट यू हैव टू डू इज सॉल्व MCQs सॉल्व करना इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप MCQ सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप यकीन मानो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर होल चैप्टर. और एक और चीज़ देखो, आपने फॉर एग्जाम्पल आज एक चैप्टर पढ़ा है, मैं अपने टाइम पे ऐसे करती थी कि फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बायो का एक चैप्टर पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सच अ बिग चैप्टर, ठीक है. अगर मैंने वो चैप्टर पढ़ लिया है और पूरा चैप्टर मैंने 2 दिन के अंदर मैंने इसके कॉन्सेप्ट्स बनाए, तो अब जब मैं नेक्स्ट डे एक नया चैप्टर पढ़ूंगी ना, तो उस नए चैप्टर से पहले एक दफ़ा मैं वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पूरा चैप्टर 2 घंटे के अंदर रिवाइज करूंगी. जो मैंने 2 दिनों में पढ़ा था मैं उसको 2 घंटे में रिवाइज कर सकती हूँ, ठीक है. तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है. इससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है बेसिकली आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में वो चीज़ शिफ्ट हो जाती है, और यू कैन नॉट फॉरगेट दोज लाइन्स. आपको वो चीज़ें रट जाती हैं, वो चैप्टर आपका फेवरेट बन जाता है. और बायो के अंदर एक चैप्टर है एनिमेलिया, ठीक है. एनिमेलिया के अंदर मैंने ऐसे पढ़ा था कि एनिमेलिया सच अ बिग चैप्टर, और उससे ऐसा कोई MCQs इतने ज़्यादा नहीं आते, लाइक जितना उसका अगर आप लेंथ देखते हो ना तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है. आप उसके अंदर हार्डली मतलब अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूँ, अपनी बात करती हूँ, तो एनिमेलिया चैप्टर ऐसा है कि उसके अंदर मैं अगर वेस्ट करना चाहूँ ना तो मैं अपने 4 से 5 दिन वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, पढ़ने में. वो इतना बड़ा चैप्टर है कॉन्सेप्ट बनाने में. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कहती हूँ कि व्हाट यू हैव टू डू इंस्टेड ऑफ दिस, और उससे आपके पास जो MCQs आएंगे ना, हर चैप्टर से हार्डली 2 MCQs आते हैं. तो देखो आप उसकी लेंथ देखो कितनी ज़्यादा है. एनिमेलिया की बहुत बड़ा चैप्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर यू कैन से ऑफ योर लाइक द होल कोर्स के अंदर से एनिमेलिया इज अ बिग चैप्टर, ठीक है. प्लांटी भी बिग है लेकिन एनिमेलिया इज काइंड ऑफ बिग, वेरी बिग ना. तो आप उसी के साथ में देखो बायो एनर्जेटिक का चैप्टर देखो, वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो आप 2 दिन में आराम से कर सकते हो, ठीक है. तो आप ये क्या करो कि टाइम रखो हर चैप्टर्स का कि मैंने ये चैप्टर 2 दिनों में पढ़ना है, इससे ज़्यादा मैंने इसको टाइम नहीं देना. क्यों, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनिमेलिया को पढ़ो. लेकिन अगर आप शुरू दिन से पढ़ रहे हो ना, फिर आप सबसे पहले एनिमेलिया करके साइड पे हो जाओ. मेरे पास जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो FSC के बाद जो है ना मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एनिमेलिया को इतना प्रॉपर पढ़ती. तो मैंने क्या किया था कि एनिमेलिया के नोट्स पढ़े थे, अपने खुद के टीचर्स के इस तरह के नोट्स वगैरह से मैंने हेल्प आउट ली थी, और नोट्स मैंने पढ़े थे. इसके अलावा जो है एनिमेलिया के अंदर बुक से थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ा था, नहीं बहुत डिटेल में नहीं, मैंने 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगाए थे एनिमेलिया पे.
ठीक है। तो उसके साइड पे अगर मैं बायोएनर्जेटिक चैप्टर देखती हूँ, अगर मैं उसके जो है वो 2 MCQ सही कर लूँ, बाकी सारे चैप्टर्स के 2-2 3-3 MCQ सही कर लूँ, तो वो एनिमेले का चैप्टर मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। क्यों? वो इतना बड़ा चैप्टर है जिस पे आप इतना टाइम लगा रहे हो और उसके बदले में एक चैप्टर करने में आप 3 चैप्टर छोड़ रहे हो, तो आई विल से कि ये आपका वर्स्ट डिसीजन होगा। तो इस टाइम पे योर डिसीजन लाइक इट रियली मैटर्स, आपको इतना सोचना पड़ता है चैप्टर्स को लेकर भी। तो आप जो है ना, मैं एक छोटा सा आपके साथ डिस्कस किया था, ये जो मुझे अभी याद आ रहा है कि ये मुझे डिफिकल्टी हुई थी पढ़ने में एनिमेले को, और मैं जो है वो नोट्स जो बना रही, तो वो आपको उसके अंदर एनिमेले के प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, आप उसको पढ़ोगे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बायो पढ़ी थी, और हर चैप्टर को करने के बाद MCQ सॉल्व करो। MCQs तो यार देखो, ऐसे कोई बुकलेट आपको मिलती है उसको सॉल्व करो। मैं इटसेल्फ भी जो है वो MCQs की बुकलेट बना रही हूँ, और बायो 1 की मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बायो 2 की आई एम ऑन प्रोसेस टू मेक दोज MCQs, और वो PMDC के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपका शेयर करूँगी। और एक और बात ये कि जो पेपर आता है ना, तो पेपर का जो पैटर्न होता है ना, दे आर लाइक, एक आपको इतना बड़ा बायो का क्वेश्चन दे देंगे। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किसी की चीज़ के बारे में है लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उस वो क्वेश्चन को आप पढ़ते पढ़ते जो उसका मेन क्वेश्चन है ना, जिसको आपको आंसर करना है, आप उसको भूल जाते हो। तो ये चीज़ हमेशा रखना कि यू हैव टू सॉर्ट आउट द थिंग कि ये पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट विल बी द क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। वो इतना बड़ा बताएंगे कि एक वुमन है, उसके साथ ये मसले चल रहे हैं, तो उनका बात ये होगा कि उसके जो ना लंग को कोई डिजीज़ है, तो आप बताओ ये कौन सा डिजीज़ है, एस्मा है, एम्फाइसीमा है, क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत बेस करती हैं कि आपको एक बड़े क्वेश्चन के अंदर से एक छोटा क्वेश्चन निकाल के उसको देखना है। मेरे फर्स्ट टाइम आई स्टिल रिमेंबर दिस थिंग कि मतलब मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड आई देयर वाज नो वन हु कैन गाइड मी अबाउट दिस। तो मैंने बहुत ज़्यादा लाइक डिफिकल्टी हुई थी मुझे। मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं पढ़ती थी ना, तो ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ती, नीचे वाला भूल जाती, नीचे आते ऊपर वाला भूल जाती। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते साथ देखो व्हाट इज द मेन क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये एक दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी आई विल से। बायो के अंदर इज लाइक, बायो के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको पढ़ते पढ़ते अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, यू हैव अदर क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो आपने ये करना है कि क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू फाइंड आउट अनदर क्वेश्चन विच इज एक्जैक्टली द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, ठीक है। फिर यू हैव टू फाइंड आउट द ऑप्शंस, यू हैव टू लेट सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आता आपको, फॉर एग्जांपल वी हैव 4 ऑप्शंस, इनमें से आपको नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्टार्ट निग्लेक्टिंग द ऑप्शंस, ठीक है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी आई विल से, स्टार्ट निग्लेक्टिंग द ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल यू नो कि आपका फॉर एग्जांपल आंसर जो है ना वो एस्मा है ना, तो आप क्या करोगे, आपको नहीं पता, आप सोचोगे यार एम्फाइसीमा में तो ये सब होता था, लेकिन इसके अंदर तो ये लिखा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, चलो इसे कैंसिल कर दो। फिर आपके पास लंग कैंसर लिखा हुआ है, आपको लग रहा है कि लंग कैंसर तो इम्यून कंडीशंस में होता है, ये तो उससे भी रिलेटेड नहीं कर रहा, तो इसको भी चलो कैंसिल कर देते हैं। फिर आपके पास 2 बचेंगे, फिर उनमें आपको चूज करना है बेस्ट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। और मैंने एक गलती की थी, आई विल शेयर दिस, मेरी ये गलती थी कि व्हेन आई वाज डूइंग MCQs, तो जैसे पेपर में ना 4 लिखे होते हैं ऑप्शन ABC, ऑलवेज रीड D भी रीड करना है, क्योंकि MCQs से ज़्यादा ये लोग BCQs देते हैं। BCQs इज लाइक बेस्ट चॉइस करना है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, तो उसमें आपको लग रहा है कि इसका आंसर A है, A जो है ना वो काफ़ी सेंस दे रहा है, उसको आंसर कर रहा है, बट आप फिर उसको A को लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हो, आप C और D तो देखते ही नहीं हो। लाइक मेरे साथ ऐसा हो तो मैंने नहीं देखा था, तो फिर जो है, और उसका जो रियल आंसर, जो बेस्ट आंसर होता है वो D होता है। समटाइम्स आप अपना टाइम बचाने के चक्कर में अपना MCQs गलत कर देते हो, ये मेरे साथ हुआ है, तो इसीलिए आई कैन यू नो रिलेट दिस थिंग। तो इस वजह से जो है ना, क्वेश्चन के सारे चूज द बेस्ट प्रॉपर पढ़ो, और प्रॉपर जो है वो बायो की हर चीज़ को प्रॉपर लेके चलो, क्योंकि बायो समथिंग विच हैव मोर वेटेज। और सबसे पहले जो पेपर आपको सॉल्व करना होता है वो कौन सा है, ये सब कुछ भी मैं लाइक प्रॉपर एक वीडियो में बताऊंगी कि विच पेपर शुड बी सॉल्व फर्स्ट, विच शुड बी इन द एंड, और कैसे पेपर को सॉल्व करना है, पैटर्न, एवरीथिंग विल बी शेयर विद यू इंशाल्लाह। तो कॉन्सेप्ट बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स पढ़ो, नोट्स बनाओ, नोट्स किसी और के पढ़ो, बोरो करो चीज़ें। MCQs आप जो है वो ज़रूर सॉल्व करो, कहीं से भी मिल रहा है ना सॉल्व करो MCQs लिटरली। और अगर कोई MCQs गलत हो रहा है ना, उसको जाके देखो गलत क्यों हो रहा है, बुक खोल के देखो क्यों हो रहा है। एक दफ़ा कोई चीज़ आप गलत करते हो ना, देखो जैसे इंसान गलती करता है ना, तो आप क्या होता है, यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट कि वाई इट्स रॉन्ग, व्हाट वाज माय फॉल्ट इन इट। तो जब आप चेक करते हो ना कि व्हाट वाज माय फॉल्ट इन इट, द सेम गोज विद योर बुक। आप जब चेक करते हो ना कि वाई आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज माय फॉल्ट इन इट, फिर आपको लगता है अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो मैं भूल ही गया था, फिर वही कॉन्सेप्ट पेपर में सम टाइम आ जाता है, तो वो आपको बहुत हेल्प होता है। तो अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को जरूर देखो, मैंने अपने फर्स्ट टाइम में नहीं देखे थे, दिस वाज माय बिगेस्ट रिग्रेट आई से, ठीक है। तो दिस इज आप, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक प्रॉपर वीडियो ऑन इट, लाइक अ क्वेश्चन आंसर सेशन वीडियो, तो आप कर सकते हो। ऑल्सो बैच D इज ओपन, you guys can enroll yourself in it before last date. And have face, take care.